वापस लौटो डिल्लन, वो लोग आ पहुंचे हैं। मीरा चीखी। डिल्लन दौड़कर कमरे में वापस लौटा। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। कुछ क्षण उसने सोचा, फिर मीरा से बोला, जरा मेरे साथ आओ, इस अलमारी को सरकाकर दरवाजे पर लगाते हैं। दोनों ने अलमारी खिसकाकर दरवाजे के साथ लगा दी। तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मीरा फोन की ओर झपटी और पुलिस का नंबर डायल करने लगी। डिल्लन ने उसे मना करना चाहा, पर दरवाजे पर पड़ती लगातार दस्तक उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। मीरा का फोन पुलिस स्टेशन में बैठे हवलदार ने रिसीव किया। मीरा ने उसे बताया कि अरनी के कुछ बदमाश उन पर हमला करने के लिए आए हैं, हमारी मदद की जाए। सुनकर हवलदार ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बोला, तुमने जरूर कोई सपना देखा मैडम। ये शहर है, यहाँ गुंडों बदमाशों का राज नहीं चलता जो इस प्रकार की वारदात करते जाएं। अरे जाओ, आराम से सो जाओ। कुछ देर दूसरी ओर खामोशी सी रही। मीरा ने हवलदार को किसी से फुसफुसाते हुए कहते सुना, अब अरनी उसके पीछे पड़ गया है। झुंझलाकर मीरा ने फोन पटक दिया। उसने डिल्लन की ओर देखा और बोली, पुलिस यहाँ नहीं आ रही है, लगता है अरनी ने उनसे मिलकर ये प्रोग्राम बनाया। मुझे तो पहले से ही इसकी आशंका थी, डिल्लन ने कहा। पुलिस हमारी मदद को नहीं आएगी, पर इस मुश्किल से निकलने के लिए मैं पुलिस की मदद का ख्वाहिशमंद भी नहीं हूँ। इस बार दरवाजा जोर से थपथपाया जाने लगा। डिल्लन ने सरगोशी की, चलो पिछले दरवाजे से चलते हैं। किचन पार करके दोनों पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल आए। थॉमसन संभाले डिल्लन आगे आगे चल रहा था और मीरा उसके पीछे पीछे। पिछली सीढ़ियां पार करके वो उस अंधेरे रास्ते में आ गए जिसके अंत में दरवाजा था। मीरा को लग रहा था कि किसी भी क्षण वो दरवाजा एक झटके से खुल जाएगा और अरनी के आदमी उन्हें दबोच लेंगे। उसके शरीर में कंपकपी होने लगी। दरवाजा खोलने से पहले डिल्लन ने बत्ती बुझा दी। उसने मीरा की बाह को थामे रखते हुए कहा, नीचे लेट जाओ। मीरा फर्श पर लेट गई। डिल्लन को ऊपर से दरवाजा तोड़े जाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे झुके झुके ही दरवाजे को खोला। दरवाजा खुल गया। बाहर अंधकार था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए और धीरे धीरे अंधेरे में आगे की ओर खिसकने लगे। सहसा दो व्यक्ति उस रास्ते पर सामने की ओर दिखाई दिए। सड़क की रोशनी की पृष्ठभूमि में उनकी छाया साफ दिखाई दे रही थी। डिल्लन ने गोलियां चलाना आरंभ कर दिया। एक आदमी आगे की ओर गिरा और ठंडा हो गया। दूसरा वहां से अंधेरे का लाभ उठाता हुआ भाग लिया और नजरों से ओझल हो गया। डिल्लन गालियां बुदबुदाता हुआ नीचे की ओर गिरा और घुटनों के बल सरकता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी एक फायर की आवाज गूंजी और गोली डिल्लन के पास से होती हुई आगे गुजर गई। डिल्लन ने थॉमसन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और थॉमसन को अर्धवृत्त में घुमाते हुए गोलियों की बौछार शुरू कर दी। फायर करता गोली की रेंज में आ गया और वो सिर के बल पास वाली नाली में जा गिरा। तभी एक बड़ी सी बंद कार डिल्लन को दूसरी ओर से सामने रुकती दिखाई दी। जैसे ही डिल्लन ने थॉमसन का रुख उस ओर करके बौछार करने की तैयारी की, रॉक्सी ने चीख कर हाथ हिलाते हुए अपना नाम दोहराया। डिल्लन ने तुरंत थॉमसन पर से हाथ हटा लिया। फिर कार तेजी से उस स्थान पर आकर रुकी जहां डिल्लन खड़ा हुआ था। मीरा सहमी सी डिल्लन के पीछे बिल्कुल सट कर खड़ी थी। डिल्लन उठा। मीरा लपक कर आगे बढ़ी और कार में बैठ गई। डिल्लन के बैठते ही रॉक्सी ने कार आगे भगा दी। पीछे से गोलियों की एक तेज बौछार छूटी, किंतु वे लोग साफ बच गए। गोलियों से कार के पिछले शीशे में छेद हो गए थे। अपने घुटनों में सिर दबाकर मीरा आगे की ओर झुक गई। रॉक्सी, जरा जल्दी करो। डिल्लन पीछे की ओर देखता हुआ बोला, कार को मोड़कर छोटी सड़क पर ले लो, जल्दी करो। अगले मोड़ पर पहुंचकर रॉक्सी ने कार की गति थोड़ी धीमी की और व्हील तेजी से एक ओर घुमा दिया। गाड़ी फिसलती हुई पटरी के साथ रगड़ खाती हुई दाईं ओर मुड़ गई। हम सफल हो गए। कार निकल जाने के बाद रॉक्सी बोला, अब हम उनसे पीछा छुड़ा चुके हैं। डिल्लन के मुंह से संतोष भरी सांस निकली। कार तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। आगे चलकर रॉक्सी ने कार की गति थोड़ी धीमी कर दी। डिल्लन ने कहा, अब कार को यहीं रोक दो रॉक्सी, हमें पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि हमने किस तरफ जाना है। रॉक्सी ने कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी और बोला, सबसे पहले तो हमें इस नामुराद शहर से बाहर निकल जाना चाहिए, उसके बाद विचार कर लेंगे।
थोड़ा रुको रॉक्सी, मुझे सोचने तो दो। कहते हुए डिलन ने थॉमसन अपने घुटनों पर से उठाकर नीचे रख दी, फिर सोचपूर्ण मुद्रा में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने रॉक्सी से पूछा, अब तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये सारा बखेड़ा हुआ कैसे। रॉक्सी डिलन की नजरों की कठोरता से प्रभावित हुए बिना रह न सका। उसने स्वयं को संभाला और कहने लगा, वैसी ने हमें धोखा दे दिया। तुमने जिस प्रकार हर्ष को समाप्त कर दिया था, उससे लगता है कि वो बेचैन हो गया था। शायद उसके मन में यही होगा कि तुम इस गिरोह को ज्यादा दिन तक नहीं संभाल सकोगे, इसलिए वो अर्नी से जा मिला। और जब मैकगोवन को ये पता चला तो उसने सारी वस्तु स्थिति मुझसे कह सुनाई। मैं वैसी के पीछे लग गया और उसे जबान खोल देने को मजबूर कर दिया। उससे मुझे पता चला कि अर्नी समय नष्ट करने में रुचि नहीं रखता। उसने पुलिस को यह सूचना दे दी कि हर्ष का खून तुमने किया है, और फिर तुम्हें समाप्त करने के लिए उसने अपने गुंडे भेज दिए। तो ये सारा किया कराया उस हरामजादे वैसी का है, डिलन ने घृणा से थूकते हुए कहा। हाँ, पर अब तुम्हें उस वैसी की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई भी हमारी कार के शीशे टूटे देखकर पुलिस को सूचना दे सकता है। मीरा ने आशंका व्यक्त की। तुम खामोश रहो, डिलन ने उसे झड़क दिया। फिर रॉक्सी से पूछा, ये अर्नी इस वक्त कहाँ होगा। रॉक्सी की आंखें आश्चर्य से फैलने लगी। कहीं तुम ये विचार तो नहीं कर रहे कि इस वक्त तुम उसे। ठीक समझ रहे हो तुम, डिलन ने दांत पीसते हुए दृढ़ स्वर में कहा। अचानक ही अर्नी के गुंडों द्वारा किए गए इस हमले से वो घबरा जरूर गया था, परंतु उसका आत्मविश्वास काफी कुछ लौट आया था। कोई भी हरामजादा मुझे इस तरह अपने धंधे से हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हमें अभी जाकर उसकी खबर लेनी होगी। ओह नहीं डिलन, पागल मत बनो। कार की पिछली सीट पर बैठी मीरा घबराए हुए स्वर में बोली। डिलन के दाएं हाथ का तेज प्रहार मीरा के चेहरे पर पड़ा। वो एक चीख के साथ पिछली सीट से जा टकराई। मैं तुझसे भी निपट लूंगा कुतिया, वो घुर्राया। फिर रॉक्सी से बोला, चलो पहले लिटिल अर्नी से ही मिलते हैं। रॉक्सी ने क्षण भर सोचा, फिर कार मोड़ ली। कार वापस लौटी। डिलन ने अपनी थॉमसन को ध्यानपूर्वक देखा, फिर बोला, मेरे ख्याल से इस काम के लिए ये थॉमसन उपयुक्त नहीं है। रॉक्सी ने सहमति जताई। हाँ, इसके साथ तुम अंदर दाखिल नहीं हो पाओगे। डिलन ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उसका निरीक्षण करने लगा। पीछे की सीट से मीरा की सिसकियां उभरती रहीं। एक स्थान पर पहुंचने पर रॉक्सी ने कार धीमी की और डिलन से बोला, आगे बाईं ओर उसका स्थान है। मैं उसके सामने से कार निकालकर तुम्हें संकेत से बताए देता हूँ। कार धीरे धीरे चलती रही। कार के अंदर अंधेरे में बैठा डिलन ध्यान पूर्वक देखता रहा। रॉक्सी ने हाथ के इशारे से संकेत दिया, वो देखो, उस बत्ती के साथ वही जगह है। कार सामने से निकलने पर डिलन ने देखा खिड़कियों में से रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। रॉक्सी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो भयभीत हो चुका था। ओके, कार रोक दो, मैं जाकर देखता हूँ, डिलन ने कहा। रॉक्सी ने कार रोक दी और उसका इंजन बंद कर दिया। डिलन ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। गली सुनसान पड़ी थी। रॉक्सी कार से नीचे उतरकर उसके नजदीक पहुंचा। तुम कार में ही बैठो, डिलन ने मीरा से कहा। ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ और हमारे लौटने की प्रतीक्षा करो। तुम्हें किसी भी क्षण हमारे लौटते ही तेजी से कार भगाकर ले चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। मीरा पिछली सीट से उतरकर ड्राइविंग व्हील पर आ बैठी। डिलन ने कार में सिर डाला और उसके कानों के पास फुसफुसाकर कड़े शब्दों में कहा, अपने आप को संभाले रखना बेबी, कार लेकर चंपत मत हो जाना। यदि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम घबराओ मत, मैं कार लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, निश्चिंत रहो, मीरा ने जवाब दिया। सुनो, मेरे विचार से हम अपना काम पूरा करके ही आएंगे। हो सकता है इमारत के पीछे कोई फायर एस्केप हो, हम उसी रास्ते से लौटेंगे। क्यों, ठीक है ना? उसने सिर घुमाकर रॉक्सी से कहा। रॉक्सी ने सहमति जताई। वो बेहद डरा हुआ था। दोनों इमारत के पीछे पहुंचे और अंधेरे में खड़े खड़े घूरते रहे। अंधेरे में उन्हें फायर एस्केप ऊपर उठता दिखाई दिया। यदि मैं तुम्हें अपने हाथों में ले लूं तो तुम ऊपर पहुंच सकते हो, डिलन रॉक्सी से बोला। रॉक्सी आगे बढ़ गया। वो अभी तक असमंजस में डूबा हुआ था।
तुम वहां कुछ गड़बड़ करने जा रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक हो एड। डिलन ने अपने हाथों की तरफ इशारा किया। रॉक्सी ने अपने छोटे छोटे पैर डिलन की चौड़ी की हुई हथेलियों पर जमा दिए। डिलन ने उसे ऊपर उठा दिया। रॉक्सी ने फायर एस्केप का जंगला थाम लिया। उसने जंगले पर थोड़ा जोर लगाकर उसे नीचे खींचा। एस्केप बगैर कोई आवाज किए धीरे धीरे नीचे लटक आया। डिलन ने एक एस्केप पर अपने पैर जमा लिए। उसने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना आरंभ किया। रॉक्सी उसके पीछे बेआवाज चलने लगा। जैसे ही कोई खिड़की फायर एस्केप के मोड़ पर पड़ती, डिलन सावधानी से उसमें अंदर की ओर झांक लेता था। 3 कमरों में अंधेरा था, लेकिन चौथी खिड़की प्रकाशित थी। फायर एस्केप की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते ही डिलन संभल कर पिस्तौल ताने धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा। रॉक्सी एस्केप की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। डिलन ने खिड़की में से झांका। कमरे में कई लोग थे। डिलन की नजरें एक शानदार कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर केंद्रित हो गईं। उसने हाथ के संकेत से रॉक्सी को अपने नजदीक बुलाया और पूछा, कुर्सी पर बैठा वो आदमी लिटिल अर्नी है ना? रॉक्सी ने अंदर झांका। हाँ बिल्कुल वही है। डिलन कमरे के दृश्य को देखकर सोच में पड़ गया। यदि उसने इस समय गोलियां चलाना शुरू किया तो वापस नीचे 4 मंजिल तक उतरने से पहले ही उसका कीमा बन जाएगा। उसने दोबारा कमरे में झांका। औरतों में एक लंबी तथा सुनहरे बालों वाली महिला अर्नी से ज्यादा महत्व दर्शाने की कोशिश कर रही थी। हाथ में स्कॉच का एक लंबा सा भरा गिलास थामे वो अर्नी को रिझाने की कोशिश कर रही थी। डिलन ने अंदाजा लगाया, वो शायद अर्नी को अपने जाल में लपेटने की कोशिश कर रही थी। किसी ने ज्यूक बॉक्स ऑन कर दिया, इसीलिए कमरे में संगीत की धीमी धीमी आवाजें सुनाई पड़ने लगी थीं। वो औरत ताल पर अब अर्नी के सामने मटकने लगी थी। फिर डिलन ने देखा, लहराती कूल्हे मटकाती उस औरत ने अर्नी को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। डिलन अपना गाल सहलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि लंबी औरत के लिटिल अर्नी पर छा जाने के कारण वो अब उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। कमरे के दूसरे लोग बड़ी दिलचस्पी से उन दोनों की प्रेम लीला को देख रहे थे। 1-2 औरतों के कहकहे कमरे में फूटने लगे थे। डिलन को महसूस हुआ कि अर्नी अब शायद ज्यादा देर तक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, और कुछ देर बाद उसका ये विचार सही साबित हुआ। अर्नी ने उस औरत का बाजू थामा और उसे साथ वाले कमरे में घसीट कर ले गया। फिर दरवाजा बंद कर लिया। ये तो काम खराब हो गया, डिलन बुदबुदाया। ये तो औरत को कमरे में घसीट कर ले गया है। अब पता नहीं ये कितनी देर में बाहर निकले। रॉक्सी ने कंधे उचकाए। वो औरत के साथ काम क्रीड़ा करने कमरे में चला गया है। मेरे ख्याल से हम इस काम को फिर कभी कर लेंगे, इस वक्त मौका ठीक नहीं है। रॉक्सी फुसफुसाया। चुप रहो, डिलन घुर्राया। मैं आज अपना काम समाप्त करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी रात यहाँ इंतजार क्यों न करना पड़े। रॉक्सी खामोश हो गया। उसने नीचे गली में झांक कर देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी डिलन ने उसे बाह से छूकर झिझोड़ा। ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की से रोशनी फूट निकली थी। वे ऊपर वाले कमरे में चले गए हैं, डिलन बोला। अब काम बन जाएगा। और रॉक्सी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वो अगली मंजिल की ओर बढ़ चला। उसने खिड़की से झांक कर देखा, औरत पलंग पर बैठी है, बड़े खुशगवार मूड में गुनगुनाती हुई। अब वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही है। लिटिल अर्नी कमरे में नहीं है। सामने दूसरे कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसमें से रोशनी आ रही थी। डिलन ने अंदाजा लगा लिया कि अर्नी अवश्य दूसरे कमरे में होगा। औरत उठी और इठलाती हुई दूसरे कमरे में चली गई। कमरा खाली हो गया। डिलन ने खिड़की के नीचे हाथ जमाकर उसका फ्रैंक ऊपर उठा दिया। खिड़की बगैर किसी आवाज के खुल गई। तभी पिस्तौल हाथ में थामे रॉक्सी भी उसके पास पहुंच गया। तुम यहीं रुको रॉक्सी, डिलन फुसफुसाया। मैं अंदर जा रहा हूं, कोई गड़बड़ी देखो तो फौरन फायर कर देना। उसने खिड़की पर एक पैर रखा और उछलकर अंदर कूद गया। कुछ देर कमरे में खड़ा वो सुन गुन लेने की कोशिश करता रहा। उसे दूसरे कमरे से उन दोनों के धीमे धीमे बतियाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लिटिल अर्नी कम बोल रहा था, लेकिन औरत चहक रही थी। डिलन धीरे धीरे
दरवाजे के करीब पहुंचा और उसने अंदर झांक कर देखा। लिटिल अर्नी दरवाजे की ओर पीठ किए खड़ा था। उसने मैरून कलर का गाउन पहन रखा था। सुनहरे बालों वाली वो औरत अपने लिबास से छुट्टी पा चुकी थी। उसका मुंह डिल्लन की दिशा में था। डिल्लन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और पिस्तौल की नाल आगे किए हुए कमरे में दाखिल हो गया। औरत की निगाहें जैसे ही डिल्लन पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो सहम गई। उसका सारा नशा काफूर हो गया। तुम दोनों हिलोगे भी नहीं, डिल्लन ने धीमे मगर कठोर स्वर में उन्हें चेतावनी दी। अगर हिले तो धज्जियां उड़ा दूंगा कसम से। डिल्लन कहते हैं मुझे। अर्नी जड़ हो गया। उसकी पलकें झपकनी बंद हो गईं। औरत ने अपने हाथों से वक्षस्थल को ढक लिया और धीरे धीरे सिसकने लगी। डिल्लन एक छोटा सा घेरा काटकर औरत के पीछे पहुंच गया। अब उसका मुंह ठीक अर्नी के सामने था। उसने दोनों को अपनी पिस्तौल के निशाने पर रख लिया। क्या तुमने तो मेरे यहाँ पहुंचने की कल्पना तक नहीं की होगी। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हारी इतनी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर तुम्हारे इतना नजदीक पहुंच जाऊंगा। लिटिल अर्नी ने अपने सूखे होठों पर जुबान फिराई। गौर से देख लो, मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने आज रात ठिकाने लगा देने का प्रोग्राम बनाया था। अब तुम मेरे साथ चल रहे हो, कहकर डिल्लन ने अपनी पिस्तौल हिलाई। पागल मत बनो डिल्लन, मैं और तुम दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अर्नी ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में कोई दम नहीं था। डिल्लन ने मुंह बिचका दिया। अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है मिस्टर अर्नी, वो कठोर स्वर में बोला। तुमने मुझे ठिकाने लगाने का इंतजाम करके स्वयं ही अपने लिए कांटे बो लिए हैं। मैं किसी धोखेबाज व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखता, समझे? कहते कहते उसने पिस्तौल की नाल उल्टी की और औरत के सिर पर दस्ते का प्रहार कर दिया। औरत एक टूटी हुई गुड़िया की तरह नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई। तुरंत ही डिल्लन ने पिस्तौल का रुख पलटकर अर्नी की ओर कर दिया। अब जरा हिलोगे? मैं तुम्हें कुछ मजेदार सैर कराना चाहता हूँ। अर्नी कुछ संकोच भरे भाव से बोला। तुम मुझे कपड़े दिलाने का समय दोगे? मैं अपने कपड़े बदलना चाहता हूँ। डिल्लन ने उसे क्रूर स्वर में डांट दिया। जल्दी करो, खिड़की के रास्ते से बाहर निकलो, मैं तुम्हें किसी पिकनिक में ले जाने नहीं आया हूँ। कहते कहते उसने पिस्तौल की नाल अर्नी की पीठ से सटा दी। अर्नी खिड़की के पास पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद पिस्तौल थामे रॉक्सी पर निगाह पड़ते ही सहम कर एक कदम पीछे हट गया। डिल्लन ने उसे पिस्तौल से ठहोका लगाया। रुको नहीं, चलते रहो। रॉक्सी एक ओर हट गया। अर्नी सीढ़ियां उतरने लगा। डिल्लन ने पिस्तौल जेब में रख ली और आगे झुककर अर्नी का टखना पकड़ लिया। फिर उसे जोरदार झटका दिया और छोड़ दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि रॉक्सी समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। एक सेकंड पहले अर्नी वहां था और अब अर्नी वहां से गायब हो चुका था। फिर एक लंबी भयभीत चीख नीचे से उसे सुनाई दी। अर्नी का जिस्म एक भारी धप्प की आवाज के साथ नीचे जा गिरा। जल्दी करो रॉक्सी, डिल्लन ने उसकी बाहों को छूकर कहा। अब हमें यहाँ एक सेकंड भी जाया नहीं करना है, जल्दी। दोनों तेजी से नीचे उतरे और अंधेरी गली में आ गए। डिल्लन ने अर्नी के शरीर की ओर देखा तक नहीं। दोनों तेजी से आगे भागते रहे। मीरा कार स्टार्ट किए तैयार बैठी थी। जैसे ही दोनों हाफते हुए वहां पहुंचे, वो सतर्क हो गई। डिल्लन ने उससे कहा, तुम पीछे बैठो मीरा, कार रॉक्सी चलाएगा। दोनों कार में समा गए और रॉक्सी ड्राइविंग व्हील पर जा बैठा। कार तेजी से आगे की ओर दौड़ चली। अर्नी का क्या हुआ? मीरा ने पूछा। खत्म हो गया, डिल्लन ने जवाब दिया। अब कहाँ चला जाए? डिल्लन ने रॉक्सी से पूछा। जाहिर है कि अपना अपार्टमेंट तो अब सुरक्षित रहा नहीं, रॉक्सी ने कहा। स्प्रिंग डील में एक ऐसा आदमी है जो हमें कुछ समय के लिए छुपा सकता है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो? डिल्लन ने पूछा। हाँ, रॉक्सी ने जवाब दिया और कार एक साइड को मोड़ ली। उधर हमारी खोज भी कोई नहीं करेगा, वो जगह बिल्कुल सुरक्षित है। सहसा मीरा को एक विचार सूझा। वो तेज स्वर में बोली, ओह ओह, गाड़ी रोको रॉक्सी। तब तक पुल नजदीक आ चुका था और गाड़ी पुल से गुजर चुकी थी। वो पुल प्रदेश की सीमा को अलग करता था। मीरा की चीख सुनकर रॉक्सी ने तत्काल ब्रेक लगा दिए। कार दीवार से टकराते टकराते बची।
डिल्लन अपना संतुलन मुश्किल से कायम रख पाया। उसने आतंकित हुए मीरा के चेहरे की ओर देखा। ये कार तुमने कहां से ली थी रॉक्सी? मीरा ने पूछा। ओह, तो ये बात थी। रॉक्सी ने डिल्लन की ओर देखते हुए कहा। मैं तो समझ गया था कि ये कार तुमने कहां से ली थी? इस बार मीरा ने तेज स्वर में पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्यों, ये पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? रॉक्सी बोला। जाहिर है कि मैंने इसे चुराया था। मरवा दिया इस पागल ने। मीरा डिल्लन की ओर मुड़ी और बोली, देख रहे हो, हम प्रदेश की सीमा पार करके आए हैं। बात डिल्लन की समझ में आ गई। उसकी मुट्ठियां भींच गई। तुमने हमें मरवा दिया हरामजादे, वो हुर्राया। अब सीबीआई वाले हमारे पीछे लग जाएंगे। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि एक चुराई हुई कार को प्रदेश की सीमा से बाहर ले जाना कितना बड़ा फेडरल अपराध है? रॉक्सी का चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़खड़ाते स्वर में बोला, ओह, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब तो वे हर्ष की हत्या का इल्जाम भी हम पर थोप देंगे। अब वे जरूर कहीं ना कहीं हमें पकड़ लेंगे वो हमें। हम बर्बाद हो गए डिल्लन, हम बर्बाद हो गए। मीरा सिसकने लगी। सब कुछ पाकर भी हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अब जल्दी करो, हमें जल्दी से कहीं छिप जाना चाहिए। चुप रहो, डिल्लन ने डांट दिया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा और तुम क्या लुट गई भाई? हैं? ये दौलत तुम्हारी कमाई हुई है क्या? मीरा की सिसकियां फौरन बंद हो गईं। वो भयभीत हिरणी की तरह डिल्लन के चेहरे को देखने लगी। डिल्लन ने कहना जारी रखा। तुम बहुत कुछ मेरे बारे में जानती हो, है ना? अगर हम स्ट्रॉन की गिरफ्त में आ गए तो वो तुम्हें भी नहीं बख्शेगा मैडम। मेरा सहयोगी होने का आरोप तुम पर जड़ देगा और तुम भी उतनी ही अपराधी समझी जाओगी जितना कि मैं। रॉक्सी बोला, अब इस किस्से को छोड़ो यार, हमें पहले अपने बचाव का इंतजाम करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इस कार से निजात हासिल करनी चाहिए। इसका टूटा हुआ पिछला शीशा कहीं भी हमें एफबीआई की गिरफ्त में ला सकता है। थोड़ा आगे चलकर हम इस कार को छोड़ देंगे और पैदल ही चलेंगे। कुछ देर स्तब्धता व्याप्त रही। रॉक्सी ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद डिल्लन ने धीमे स्वर में मीरा से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नोट है क्या? नोट मेरे पास कहां से आए? तुम्हें तो पता है हमें कितनी जल्दी में वहां से भागना पड़ा था। मुझे कुछ भी लाने का मौका ही कहां मिला। कहते कहते उसने अपने पर्स को मजबूती से थाम लिया। डिल्लन आगे झुका और उसने पर्स मीरा के हाथ से छीन लिया। मीरा ने विरोध किया तो डिल्लन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर पीछे हटा दिया। तुम्हारे पास नोट है ही नहीं है, तो फिर ये पर्स मुझे दिखाने में तुम डर क्यों रही हो? डिल्लन ने पर्स में से नोटों की गड्डी निकालकर अपनी जेब के हवाले कर दी और पर्स मीरा की ओर उछाल दिया। मीरा बिदक कर बोली, ओह, ये मेरे पैसे हैं, ये पैसे मुझे वापस कर दो प्लीज। डिल्लन ने हिंसक दृष्टि से उसको घूरा। मीरा सहम कर चुप हो गई। कुछ और दूर जाने पर रॉक्सी ने कार की गति धीमी कर दी। स्प्रिंगडेल यहाँ से थोड़ी ही दूर है, हम यहाँ से पैदल ही चलेंगे, वो बोला। उसने कार सड़क से थोड़ा हटाकर एक और रोक दी। तीनों कार से उतरे। डिल्लन ने अपना कोट उतार लिया और थॉमसन उसमें लपेट ली। फिर तीनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। पहला मोड़ काटते ही उन्हें रोशनी दिखाई देने लगी। हम जिस आदमी के पास जा रहे हैं वो जरा लालची किस्म का है, तुम्हें उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, रॉक्सी ने कहा। तीनों चलते रहे। मीरा दोनों के बीचों बीच चल रही थी। अंधेरे में रेतीली सड़क पर आगे बढ़ते हुए उसे इस बात का ध्यान ही नहीं हो रहा था कि वो आखिर कहाँ जा रही है। उसका दिमाग सोचने में व्यस्त था। वो सोच रही थी कि स्ट्रॉन जैसा आदमी डिल्लन को पकड़े बिना चैन से तो बैठेगा नहीं। उसे किसी ना किसी तरह से डिल्लन से पीछा छुड़ाना ही होगा, नहीं तो उसके साथ साथ मेरा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन वो पीछा छुड़ाएगी कैसे? नोटों की गड्डी तो डिल्लन ने कब्जा ली है और बगैर पैसों के वो कैसे भाग पाएगी? वो सोचती रही। तभी सहसा रॉक्सी की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी। लो, आप पहुंचे। तीनों ने उस ओर देखा। सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। रॉक्सी ने कहा, हम लोग पीछे की ओर से चलेंगे। सड़क से उतरकर तीनों पिछवाड़े की ओर बढ़ चले। मीरा सोच रही थी, इन दो दरिंदों के बीच मैं तो अकेली फंसकर रह गई हूं। अब न जाने क्या होगा।
रॉक्सी ने दरवाजा थपथपाया। थोड़ी प्रतीक्षा के बाद दरवाजा खुला और एक दुबले पतले से आदमी ने दरवाजे को थोड़ा खोलकर बाहर झांका। उसकी आंखों में संदेह के भाव थे। तभी रॉक्सी ने कहा, अरे ये तो तुम हो जॉय। रॉक्सी ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, तुमसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। मेरे कुछ मित्र मेरे साथ हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जॉय के चेहरे पर संदेह के बादल छंट गए। श्योर, व्हाई नॉट, वो बोला और एक ओर हट गया। जॉय के पीछे पीछे तीनों अंदर एक कमरे में जा पहुंचे। रॉक्सी ने परिचय करवाया। ये मिस्टर जॉय चेस्टर हैं, ये मेरा दोस्त है। इसी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उसने डिलन को बताया। जॉय ने अपनी खोपड़ी जैसे चेहरे पर मुस्कान पैदा करने की कोशिश की, फिर अपनी पतलून से हाथ रगड़कर उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। डिलन के संकेत पर रॉक्सी ने कहना शुरू किया, सुनो जॉय, हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ आराम करना चाहते हैं। तुम्हें हमारे यहाँ टिकने में कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? इस पर जॉय बोला, ठहरो, पहले मैं तुम तीनों के पीने के लिए इंतजाम करता हूँ, उसके बाद हम इस सुझाव पर भली भांति विचार कर लेंगे। जॉय ने 4 विस्की के पैक तैयार किए, 3 गिलास उन्हें थमा दिए और चौथा अपने हाथ में लेकर उसने कहा, तुम लोग कितने दिन यहाँ टिकना चाहते हो? बस कुछ ही दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते, रॉक्सी ने जवाब दिया। जॉय ने विस्की की चुस्की भरी और बोला, $1000 प्रति सप्ताह खर्च करना पड़ेगा। डिलन के चेहरे पर गुस्से के भाव पैदा हो गए। उसने कुछ कहने के लिए जुबान खोली ही थी कि रॉक्सी ने उसका हाथ दबाकर उसे रुकने के लिए इशारा किया। डिलन ने उसका हाथ झटक दिया। $1000 प्रति सप्ताह? वो घुर्राया, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये बदमाश तो मेरी खाल उतारने की कोशिश कर रहा है। जॉय के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो मुस्कुरा के बोला, 10 मिनट पहले रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ था कि पुलिस तुम तीनों को हर्स्ट की हत्या और कार चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहती है। ये सुनकर डिलन उठ खड़ा हुआ। तो क्या हुआ? तुम्हारा मिजाज बहुत गर्म है भाई। जॉय ने अपने गंदे हाथ मेज पर फैलाते हुए उसकी ओर देखा। मैं रॉक्सी को जानता हूं, मैं उसका दोस्त हूं, उसकी खातिर मैं ये रिस्क भी उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस काम के बदले कुछ नोट तो मिलने ही चाहिए। तुम ही बताओ। डिलन बोला, नोट तुम्हें जरूर मिलेंगे, पर 1000 नहीं, तुम्हें केवल $500 मिलेंगे, समझ गए? जॉय ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं नहीं, इतने कम नोटों के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। डिलन आगे को लपका और उसने जॉय का कॉलर थाम लिया। फिर उसे झंझोड़ते हुए बोला, चोर कमीने, मेरा जो कुछ होगा वो तो बात की बात है, पर मैं तेरा खून अभी कर दूंगा। मुझ पर हत्या का इल्जाम है, एक और हत्या कर देने से मुझ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, समझा? जॉय की हिम्मत खत्म हो गई। वो घबरा गया, घिघियाता हुआ बोला, तुम जो कुछ दोगे मुझे मंजूर है। पहाड़ियों में मेरा एक फार्म है, रॉक्सी को उस फार्म के बारे में सब कुछ मालूम है। वहां तुम लोगों को कोई खोज नहीं पाएगा। मेरी माँ वहां रहती है, पर तुम लोगों की देखभाल वो कर लेगी। मैं उससे कहूंगा तो कर लेगी। डिलन ने उसका कॉलर छोड़ दिया और रॉक्सी की ओर देखा। रॉक्सी ने सहमति में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, यह ठीक कह रहा है, मैंने वो जगह देखी है। निसंदेह वो हमारे छुपने के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। हमें कार की जरूरत पड़ेगी। डिलन ने जॉय को देखते हुए कहा।